वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। मैं रविंद्र करोड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन। और आप देखोगे इसमें पार्ट 1 लिखा है। ये वीडियो एक है लेकिन इस वीडियो के हमने 2 हिस्से कर रखे हैं, मतलब अलग से दूसरा वीडियो नहीं आएगा। इसी के अंदर हमने 2 हिस्से करके, पहला चान्हू दड़ों के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर चान्हू दड़ों के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में अगले वाले हिस्से में हम क्या करेंगे कि इन जनरल चान्हू दड़ों के अलावा नागेश्वर, बालाकोट वगैरह वगैरह उन सब लोगों के उन सब शहरों के बारे में भी बात करेंगे, है ना। इसलिए हमने लिखा फर्स्ट। इसी क्लास में आगे हम देखो आपको देखने को मिलेगा सेकेंड, ठीक है ना। तो ये सिंगल ही है, इसमें अलग नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में चान्हू दड़ों की सबसे जरूरी क्या है कि चान्हू दड़ों इट वॉज एक्सकवेटेड। एक्सकवेटेड का मतलब होता है खोजना। इट वॉज एक्सकवेटेड बाय नानी गोपाल मजुमदार, मतलब एनजी गोपाल, शॉर्ट में लिखा होता है एनजी गोपाल। इनका पूरा नाम है नानी मजुमदार गोपाल, सॉरी नानी गोपाल मजुमदार, नानी गोपाल मजुमदार। इन मार्च 1931, बोला इसकी खोज कब हुई, मार्च 1931 में हुई, है ना। तो देखो सबसे पहला सवाल जो एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्या देखो आपके एक एमसीक्यू में सीधा सवाल आएगा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव एक्सकवेटेड द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ चान्हू दड़ों। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, क्या 1 2 3 4। अब आपको सही आंसर बताना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये एमसीक्यू का सवाल बनता है, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो आपको सही जवाब देना, सही जवाब क्या है, एनजी मजुमदार, नानी गोपाल मजुमदार। इज स्प्रेड अक्रॉस लेस देन 7 हेक्टेयर्स। एक और सवाल बन गया आपका एमसीक्यू का, क्या ये जो शहर है, ये जो चान्हू दड़ों का जो शहर है वो आपके 7 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है। बोला इतना छोटा शहर क्यों, क्योंकि व्यापार का केंद्र है। व्यापार के केंद्र में आपको छोटी दुकान चाहिए, तो छोटा शहर था, वहां पर आपको बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए, बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, वहां पर आपको बस इतनी जगह चाहिए जहां पर आपका सारा का सारा काम हो जाए। तो आइए आपका सेकेंड एमसीक्यू प्रिपेयर करते हैं, क्या कि द सिटी ऑफ चान्हू दड़ों वॉज स्प्रेड अक्रॉस इन हाउ मेनी लेंथ। बोला कि चान्हू दड़ों का जो शहर था वो कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है ना। एक बार वापस से बनाते हैं, इसको काट देंगे हम, ठीक है ना। इन हाउ मच बिग वॉज द सिटी ऑफ चान्हू दड़ों। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, A B C D। अब आपको बताना इनमें से राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है साहब, राइट आंसर है 7 हेक्टेयर। एक्सक्लूसिवली डिवोटेड, बोला कि ये जो था वो पूरी तरीके से ना किस चीज को लेकर के ना वो डिवोटेड था, मतलब किस वो काम समझा था, क्या होता था, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। बोला चान्हू दड़ों जो है इट इज नोन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। चान्हू दड़ों इज नोन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर इंक्लूडिंग बीड मेकिंग। बोला एक काम क्या होता है, बीड मेकिंग करना, मतलब मन के बनाना। अब सर मन के कैसे बनाएंगे, मतलब जैसे मान लो कि कोई हाथी, मतलब कोई किसी जानवर की हड्डी है, किसी जानवर की दांत है, आपने उसको कटिंग किया, कटे उसके अंदर छोटे छोटे मोती बनाए, मोती बना के उसमें छेद कर दिया, उसमें धागा आर पार कर लिया, उसके ऊपर छोटा मोटा डिजाइन बना दिया, ये बन गया, रेडी हो गया, है कि नहीं। अगर आपको ये देखना हो ना तो हमारे यहाँ पर ना आगरा या उसके आसपास में क्या होता है कि ना, अच्छा शेल कटिंग वाला, अच्छा वो आगे है, चलो छोड़ो, आगे आगे डिस्कस करेंगे आने वाला पॉइंट में। तो बीड मेकिंग का मतलब क्या, कोई भी हड्डी है या कोई भी किसी जानवर का दांत है, आपने उसको काट के छोटा किया और फिर उसके बीच में होल कर दिया, उसमें से धागा निकाल लिया, उसके ऊपर छोटे मोटे डिजाइन बना दिया और ये बन गया मन का। आप चाहे उसके ना गले के अंदर माला बना लो या हाथ के अंदर है ना वो रिबन टाइप का बना लो, उसके अंदर बहुत सारे पो करके इसको हाथ में बांध लो। तो ये हो गया बीड मेकिंग वाला। अगला वाला क्या गया, शेल कटिंग। शेल कटिंग का मतलब क्या था, शंखों की कटिंग करना। हाँ, इसी पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे ना आज भी हमारे यहाँ पर भारत में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में ना आगरा या मथुरा के वहाँ पर होता है, क्या होता है, ये सभी लोग पता है क्या करते हैं, ये गुजरात और महाराष्ट्र से क्या करते हैं ना, बहुत सारे शंख खरीद करके लेके आते हैं।
इन शंखों को क्या करते हैं, वो कटिंग करते हैं, काटते हैं। शंखों की कटिंग किया, काटा, काटने के बाद पता है क्या करते हैं, ये हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ बनाई जाती है। हाथ, इसको शंख लिया, शंख को साइडों में से पहले साइड में काट लिया, फिर इसके बाद में बीच का जो पोर्शन उसके 3-4 चूड़ियाँ बनाएंगे, उसके बीच वाले पोर्शन की 3-4 चूड़ियाँ बनेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो वो जो आपने चूड़ी कैसे बनेगा सर, वो शंख ऐसा गोल घुमा हुआ आता है और फिर एक ऐसा बाहर निकला तो उसके अंदर छेद होती है, तो चूड़ी कैसे बनेगी, तो पहले साइडों से काट लेते हैं। साइडों से काटने के बाद में क्या करते हैं कि बीच में जो एक जो ऊपर वाला लेयर से निकला हुआ होता है ना, उसको तोड़ देते हैं, और फिर जो अंदर वाला जो होता है वो सिंगल लेयर में से होता है, सिंगल लेयर में। तो क्या होता है कि इससे क्या फिर चूड़ी बनती है, फिर इसको बाद में साइडों से और काट देते, फिर जो बीच का छोटा पोर्शन होता है उसको काट करके उसके ना इक्वल साइज की चूड़ी बनाई जाती है। चूड़ी बनाने के बाद में जो चूड़ी तैयार हो जाती है वो सीधी सिंपल होती है, उसमें क्या करते हैं, उनके पास में ग्राइंडर होता है, उस ग्राइंडर से उसको साइड में से पॉलिश करते हैं, उसके ग्राइंडिंग करते हैं, और फिर मान लो कि ना एक छोटा सा मशीन लगी हुई थी, उस पर है ना वो पतला सा जो डिस्क लगी हुई थी, उससे उसको क्या छिल के काट के ऐसे घुमा के उस पर डिजाइन फूल पत्ती बनाते हैं, ऐसे कैसे करते हैं। तो ये शेल कटिंग वाला काम होता है। तो शेल कटिंग वाला काम पहले भी होता था और आज भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब हस्तशिल्प। क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब भी क्या है आपका, हस्तशिल्प, ठीक है ना। तो बोला कि हस्तशिल्प का काम होता है हमारे यहाँ पर। तो एक तो ये हो गया शेल कटिंग, दूसरा क्या है कि मेटल वर्किंग। ठीक है ना। तो बोला कि ना शेल कटिंग के बाद में मेटल वर्किंग, मतलब है ना जो भी ना हमको ब्रॉन्ज, जैसे हम बोलते हैं ना कॉपर टीन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते हैं, तो ब्रॉन्ज टूल तो है इनके पास में। कैसे पता चला, क्योंकि है ना बहुत सारे एविडेंसेस मिले। इसके अलावा हमने ना जब बरियल वाला किया था, हमने बताया था ना कैसे ना, ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको, तो ऐसा क्या था, हमने कॉपर मिरर के बारे में बात करी थी ना, तो कॉपर मिरर है तो भाई मेटल का ही तो है ना, तो मतलब मेटल का नॉलेज है उनको, तो मेटल वर्किंग का काम करते हैं। इसके अलावा एक और काम क्या करते हैं, सील मेकिंग। सील का मतलब होता है मुहर, जो मुहरे होते हैं, मुहरे भी तो बनाते हैं ना, तो एक तो काम क्या होता है इनका, सील मेकिंग, सील बनाना। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक सवाल था ना हमारा कि जितने भी सील्स थी वो किससे बनती थी, बताओ जरा। वो बनती थी आपकी स्टीएटाइट स्टोन से। स्टीएटाइट, इंग्लिश में स्टीएटाइट स्टोन, हिंदी में सेल खड़ी, हिंदी में सेल खड़ी, इंग्लिश में स्टीएटाइट। लो आपके एक और सवाल आ गया क्या, कि ना सील्स वर मेकिंग आउट ऑफ विच स्टोन, है ना। तो इसका सीधा सिंपल बात क्या है, हड़प्पा के समय पर सील्स यानी मोहरे बनाने के लिए किस पत्थर का यूज किया जाता था, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन वॉज यूज फॉर मेकिंग सील्स, एंड नाउ देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल आपके सामने। बताओ क्या आएगा आंसर, स्टीएटाइट आएगा, सेल खड़ी आएगा, है क्या नहीं है। अब देखो वेट मेकिंग, तो बोला कि ना वजन मापने की बात, भाई हड़प्पा के समय है, व्यापार का केंद्र है, व्यापार का काम करते हो, आप सामान खरीदते हो, सामान बेचते हो। जब आप सामान खरीदते हो, बेचते हो, सामने वाले ने कितनी क्वांटिटी दी, आपको कितनी क्वांटिटी देनी है, आपके पास में कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए ना कि सामानों की आप भले अदला बदली करो, भले आपको पैसा नहीं मिल रहा है, गोल्ड सिल्वर जो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सामानों की भले आप अदला बदली करोगे, चाहे आप सामान की अदला बदली करो या पैसे दो या गोल्ड सिल्वर में पेमेंट करो, अल्टीमेटली आप इसका कंसिडरेशन निकालोगे कैसे। निकालने के लिए आपको वजन करना पड़ेगा ना। तो वजन करने के लिए भी क्या करते थे कि ना ये आपके ना वजन बार्ड बनाए जाते थे। तो ये बार्ड बनाने का भी जो काम है ना, ये क्या हस्तशिल्प का काम है। तो हस्तशिल्प का काम इसलिए कहाँ पर होता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर पर ही सारा का सारा काम होता है। 4 पॉइंट एक साथ में कराऊंगा, इनका सिग्निफिकेंस क्यों है। देखो आप ये देखोगे इनमें ये जो पॉइंट्स है ना, इसका तो फिर भी एक है ना रेलेवेंस है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन साथ में क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से फिर चांद मुद्दों पर 2-3-4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो अलग बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको साथ में ही ले लिया। तो बोला कि चांद मुद्दों से हमें क्या एविडेंस मिला, चांद मुद्दों से हमें मिला दवात का एविडेंस, मतलब हमें इंक पॉट मिला है। मतलब आप लिखने के लिए जो इंक पॉट होते हैं ना अपने पास, उसमें शाई में डाला फिर लिखा, ऐसे किया। जैसे देखो मेरे पास में इंक पॉट अभी मिल नहीं, कहाँ पर रख दिया मैंने, जो इस मार्कर का जो है ना वो जो ड्रॉप है
उसको इसमें डालता हूँ फिर लिखता हूँ ना, तो उसी प्रकार से क्या है कि लिखने के लिए वो जो इंक का पॉट का यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पर मिला हुआ है। तो पहला है कि ना इंक पॉट का एविडेंस कहाँ से मिला। चलो इसका भी एक एमसीक्यू सवाल बना रहे थे क्या कि इंक पॉट हमें कहाँ से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दे दिए आपको कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और चान्होदड़ो। तो सीधी सी बात है, इंक पॉट का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, इंक पॉट का एविडेंस मिलता है हमें चान्होदड़ो। ठीक है, एविडेंस ऑफ इंक पॉट हैव बीन फाउंड फ्रॉम चान्होदड़ो। पॉटरी विथ पीकॉक मोटिफ, बोला कि हमें यहाँ पर से ना एक ऐसी पॉटरी मृदभांड मिला है, ऐसा ना गमला मिला है, मिट्टी का गड़ा मिला है जिस पर हमें किसका है ना मोटिव मतलब चिन्ह मिला है, उस पर हमें किसका मिला है, मोर का मिला है ना। तो मोर का जो मिला है वो हमें कहाँ से मिला है, चान्होदड़ो से मिला है। अगला क्या है, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स बो, मतलब है ना हमें यहाँ से ना एक ऐसी ना ईंट मिली है जिस ईंट के ऊपर से हमें क्या मिला है, जो डॉग है ना, कुत्ता जो है, उसके पैर के निशान मिले हुए हैं। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू का सवाल बन जाता है। फिर आते हैं हमारे फाइनल पर। ये अभी जो 1, 2, 3 और चौथा पॉइंट हम करें ना, इन नीचे के चारों पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। देखो, एविडेंस ऑफ टेराकोटा मॉडल ऑफ अ बुलक कार्ट, क्योंकि जो बुलक कार्ट जो है इट सिग्निफिकाइज व्हाट, बुलक कार्ट सिग्निफिकाइज दी आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बुलक कार्ट क्या करता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम पर बात करता है, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम पर मेन काम करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बुलक कार्ट हमें कहाँ से मिला, इसका एविडेंस हमें चान्होदड़ो से मिला। तो इसका एक एमसीक्यू का सवाल बनाता है। देखो, द एविडेंस ऑफ बुलक कार्ट, सॉरी, द एविडेंस ऑफ टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स। ऑप्शन दे देंगे क्या, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लोथल और दे दिया कालीबंगा। अब बताओ इनमें से कहाँ से मिलेगा, तो सीधी सी बात है कालीबंगा से मिलेगा। तो देखो, ये था हमारा इस क्लास का पार्ट 1 इसी के अंदर। अब हम इसके बाद में जो अब हमारा अगला टॉप पॉइंट है जो वो पार्ट 2 है, जिसमें हम चान्होदड़ो के अलावा बाकी के दूसरे सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर क्राउड प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले पॉइंट में। बताया था हम अपने वीडियो के लेक्चर के सेशन के दूसरे से में आ चुके हैं, पार्ट 2 लिखा हुआ। द वेराइटी ऑफ मटेरियल, वेराइटी मतलब भिन्नता, मटेरियल मतलब जो आपकी विषय वस्तु है। तो बोला कि वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड इज रिमार्केबल। बोला कि बहुत सारे अलग अलग मटेरियल के, बहुत सारे अलग अलग पदार्थों के, चाहे वो पत्थर हो, चाहे चमकीला पत्थर हो, सामान्य पत्थर हो, चाहे वो शंख हो, सीपी हो, कुछ भी हो। तो बोला कि जो मन के मतलब जो मोती जो है, जो गले में माला पहनने के लिए, हाथों में रिबन बनाने के लिए जो आप बना रहे हो ना मोती वाले, बोला कि वो अलग अलग है ना चीज़ों से बनाई जाती है। जैसे कि पहले क्या है, स्टोन्स। बोला पत्थर में क्या क्या है इनके पास में, मन के बनाने के लिए, मोती बनाने के लिए पत्थर से है इनके पास में कार्नेलियन। क्या है आपके पास में, कार्नेलियन। तो बोला ये जो कार्नेलियन जो है वो एकदम खूबसूरत लाल कलर का पत्थर होता है। कार्नेलियन कैसा होता है, खूबसूरत लाल कलर का पत्थर होता है। इसके अलावा आपके पास में दूसरा पत्थर कौन सा है, दूसरा है आपके पास में जास्पर, तीसरा है आपके पास में क्रिस्टल, जो क्रिस्टल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है कि क्वार्ट्ज। बोला कि अगला पत्थर कौन सा आपके पास में, वो क्वार्ट्ज है। और इसके साथ साथ में ये जो है सबसे ज़्यादा फेमस है आपका स्टीएटाइट वाला। ठीक है ना, तो इसको मैं पहले ये वाला ऐसे करेंगे फिर आगे वाला। तो बोला कि हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वस्तु है जिनसे आप बीड का मतलब क्या होता है आपका मन का मतलब क्या होता है, मोती, है ना। तो बोला कि इसे मोती बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग पत्थर का यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्नेलियन जो खूबसूरत लाल कलर का पत्थर है, जास्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, और इसके साथ साथ में स्टीएटाइट मतलब सेल कड़ी। तो बोला इतने अलग अलग वैरायटी के किस्म के जो पत्थर हैं जिनसे आप मोती बनाते हो, मन के बनाते हो। ठीक है, इसके अलावा आप मेटल्स का भी यूज़ करते हो। मेटल्स में ना आपके पास में क्या क्या है, मेटल्स में आपके पास में क्या क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बीड वाली बात हो चुकी है। क्राफ्ट प्रोडक्शन में आप मेटल यूज़ करते हो, जैसे कि क्या है, कॉपर है, जैसे कि ब्रॉन्ज है एंड गोल्ड। ये कैसे आया आपको पता है, हाँ, हड़प्पा में कॉपर कहाँ से एक्सकेवेट किया था। चलो एक एमसीक्यू का सवाल बनाते क्या
कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर कॉपर। अब आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4। तो आपको पता है कि सही आंसर क्या है, खेतड़ी है। अब कुछ लोग मेरे साथ इस स्टेटमेंट के साथ में क्या करेंगे, कंसेंट नहीं देंगे, डिसेंट करेंगे। कारण क्या है, बोला कि सर हमें ओमान से भी कॉपर मिलता है। बात सही है, ओमान से भी कॉपर मिलता है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा एमसीक्यू का सवाल आएगा तब उसमें अगर ओमान आएगा तो खेतड़ी नहीं आएगा, और खेतड़ी आएगा तो ओमान नहीं आएगा, तो दोनों में से अलग अलग आएंगे। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पर जो कॉपर था वो मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम खेतड़ी का था। बहुत कम हाँ है, मैं मानता हूँ ओमान से हम कॉपर परचेज करते थे। अगला ही टॉपिक होगा हमारा 1 या 2 वीडियो के बाद में कि ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन, तो उसमें हम ये एग्जाम्पल जरूर दूंगा मैं, लेकिन उसके एविडेंसेस बहुत कम है। मतलब है एविडेंस है, मिली हुई भी चीज़ें हैं, लेकिन उसका स्केल कम है, इसका स्केल ज़्यादा है। खेतड़ी वाले कॉपर का स्केल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक बार वापस एक एमसीक्यू सवाल बनाते क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट और सेटलमेंट इज बेस्ट नोन फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द कॉपर। ठीक है, 1 2 3 4 ये है हमारे ऑप्शन। बताओ सही आंसर क्या आएगा इसके अंदर। सही आंसर है खेतड़ी, ठीक है ना। तो कॉपर हो गया। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज तो पता है ना आपका, कॉपर प्लस टीन को मिक्स करोगे तो आपको ब्रॉन्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड, गोल्ड आपको दक्षिण भारत से आ जाएगा। तो ये हो गया शेल, शेल वाला मैंने बता रखा है, फाइनेंस वाला मैंने बता रखा है, मृदभांड वाला, ठीक है। और टेराकोटा और बर्न क्ले, ठीक है ना। टेराकोटा मतलब मिट्टी के खिलौने, या बर्न क्ले, बर्न क्ले का मतलब क्या कि जो आपने जो मिट्टी का घड़ा बनाया, खिलौना बनाया, बनाने के बाद में उसको आग में पकाना पड़ेगा, तभी तो जाकर मजबूत होगा ना, नहीं तो टूट जाएगा वापस से। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं इसके, मेड आउट ऑफ सम बीड्स वर मेड आउट ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। बोला 2 या 2 से ज्यादा पत्थरों का यूज करके हम क्या करते हैं कि मन के बनाते हैं, ठीक है। सीमेंटेड टुगेदर, सीमेंटेड टुगेदर सम ऑफ स्टोन्स विथ गोल्ड कैप्स। बोला कुछ के अंदर हमने ये देखते हैं कि सोने की परत भी चांदी की चढ़ा देते हैं, सॉरी चांदी की नहीं, सोने की परत भी चढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का इतना नॉलेज है, मतलब ये इतने नॉलेजेबल हो गए कि मतलब कई पत्थर तो मतलब कुछ मनके तो ऐसे थे कि सिंगल बनाते। कई बार आप देखते हो ना कि एक ही मनके उसके अंदर 2-3 अलग अलग कलर है। चलो आज तो हमारे पास में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, तो हम उस पर केमिकल से कर लेते, लेकिन उस समय पर कौन था केमिकल, कोई नहीं था। तो 2 अलग अलग, देखो सीधी सी बात है, एक सीधा साधा सिंपल सा मोती जो एक सफेद कलर का है, लाल कलर का, नीले कलर का, लेकिन अगर कोई एक ऐसा मोती मिले जिस मोती के अंदर आपको एक साइड में लाल कलर मिले, दूसरी साइड में नीला कलर मिले, वो आपको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और सीधी सी बात है, जो सिंपल लाल कलर का मोती मिलेगा और ये लाल और नीला मिक्स करके जो मोती मिलेगा, दोनों से महंगा कौन होगा, ये जो दूसरे वाला है जिसके अंदर 2 कलर मिक्स मिलेंगे आपको। उस समय पर तो कोई केमिकल वाला सा फव्वारा सिस्टम तो था नहीं, केमिकल किया रंग बन गया, नहीं था ना। तो बोला ऐसे में वो करते कैसे थे, वो लोग क्या करते थे कि 2 मन के 2 पत्थर ले लिए, मतलब ये कि जिससे फॉर एग्जांपल ये लाल और नीला। चलो भाई एग्जांपल भी हमारे पास में बहुत अच्छा अवेलेबल है। मान लीजिए कि ये देखो, ये लाल पत्थर है, ये नीला पत्थर है, ये मतलब ये कार्नेलियन हो गया और ये आपके लपिस lazuli जैसा नीला पत्थर हो गया। हमने क्या किया कि इन दोनों को 2 पत्थर के इनके बीच में को सीमेंटेड कर दिया, मतलब इनको दोनों को जोड़ दिया, चिपका दिया किसी लेप से। चिपकाने के बाद में इसको थोड़े दिन कुछ समय के लिए रख दिया, तब तक ये मजबूत हो जाए, कड़क हो जाए। जब ये मजबूत कड़क हो गया तो हमने क्या किया कि जो अननेसेसरी पार्ट इनको दोनों साइड से काट दिया, ये वाला हिस्सा, ये जो अननेसेसरी पार्ट था ना, ये वाला इसका साइड का काट दिया। अब जो बीच का बचा हुआ, अब हमने क्या बोला कि हमें एकदम बीच में से चाहिए, फिर हमको तिरछा चाहिए। जैसे भी मान लो कि हम चाहते हैं कि एकदम बीचों बीच में से हो, तो बीच में से, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हमको थोड़ा सा मोती तिरछा चाहिए, मोती का थोड़ा तिरछा दिखना चाहिए, मतलब जो धागा निकलेगा वो सीधा नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा तिरछा निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो क्या होगा कि वो जो मोती होगा वो भी ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे और ऐसे दिखेगा, है ना, 2 कलर ऐसे दिखेंगे, और उनके बीच में से इस तिरछे मोती के बीच में से निकाल तो पहले क्या करें हमने, इसके बीच में से हल्का सा वो हल्के से ग्राइंडिंग कर करके उसके बीच छेद कर देंगे ताकि उसके लिए, और फिर बाद में उसको पकड़ के ऐसा गोल आकार बनाएंगे ताकि फिर इसको गोल आकार बन के एकदम गोल गोटी जैसी गोल बन जाएगी। फिर इसके बाद में उसको लास्ट में इसके ऊपर है ना कपड़े वाला ग्राइंडिंग कर देंगे, मतलब कि उसके बाद वापस से शाइन लौटा जाएगी। फिर उसके बाद इसका पूरा ऊपर मोती का हार बना देंगे। ऐसे करके क्या करते थे हम, आपके ना सारा का सारा काम कर देते।
तो ये दिखाता है कि इनके पास ये भी नॉलेज है कि दो अलग अलग पत्थरों को चिपका करके, काट करके, उसको ग्राइंडिंग करके, गोल आकार बना के उसके बीच में छेद करके फिर आप उसकी अलग अलग माला बना सकते हो, जो आपको देखने में कुछ दिखना लाल नीला, लाल नीला, लाल नीला, लाल नीला। एक तो आप अलग अलग डालोगे लेकिन आप उसी एक के अंदर हो गया, तो वो क्या है कि दिखने में और भी खूबसूरत दिखेगा। तो जिसको इतनी कॉम्प्लिकेशन चीज़ों का नॉलेज, ये भी दिखाता है कि उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन भले ही आज से, वो हमारे समय से 4 साढ़े 4 साल पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिस समय पर सुविधा का कमी है फिर भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम किया, ये उनके क्राफ्ट वर्क को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगला क्या है कि सीमेंटेड टुगेदर, ये मैंने बता दिया, एंड सम स्टोन विद अ गोल्ड कैप, और कुछ जो आपके ना जो मोती होते थे ना उनके ऊपर ना सोने की परत छिड़क लगा देते थे ताकि वो पूरा सोनेरा जैसा दिखे। तो ये हो गया हमारा ये वाला के थे। जितने भी मोती थे वो किस आकार के थे? एक तो थे आपके डिस्क शेप के, डिस्क शेप समझते हो ना, वो जो सीडी ड्राइव होती है ना वैसा डिस्क है, मतलब आपके ना सुदर्शन चक्र जैसा। तो बोला कि ना कुछ जो थे वो डिस्क शेप के थे, कुछ जो थे वो आपके कैसे थे, सिलेंड्रिकल थे। सिलेंड्रिकल समझते हो आप? गैस का सिलेंडर है ना, एकदम ढोल के जैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है क्या नहीं है? तो वो वैसा होता है कि सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब एकदम ढोल के जैसा आकार में आपके गैस के सिलेंडर के जैसा है। इसके अलावा कुछ जो है आपके स्फेरिकल है। स्फेरिकल से तो एकदम गोल भरा हुआ होता है पूरा का पूरा। बोला सर ये तो सर्कल है। सर्कल ये होता है खाली होता है, स्फेरिकल मतलब होता है कि आपका पूरा भरा हुआ गोल होता है। अगला क्या है? बैरल शेप। बैरल शेप आपने देखा तो छोटे वो जो होते हैं ना, जो वाइन वाले कंटेनर टाइप के जो आते हैं, वाइन के कंटेनर टाइप के जो आते हैं ना, एकदम ऐसा लकड़ी का भरा होता है, एकदम पूरा वाइन कंटेनर वाला जो छोटा सा लकड़ी का ऐसा बना हुआ रहता है, तो वो जो ऐसा होता है ना उसको हम बोलते हैं बैरल शेप। तो बोला कि इनके जो थे ना मन के वो अलग अलग थे, कोई डिस्क शेप का है, कोई एकदम स्फेरिकल मोटा गोल है, ठीक है, कोई जो है आपके ना ढोल के जैसा है, कोई आपके ना गैस की सिलेंडर की टंकी के जैसा है। तो वो बोला कि इनके पास में अलग अलग है ना डिजाइन देने का वैरायटी था। इसके साथ साथ में कुछ जो ऐसे मन के थे उनके ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ था, डेकोरेशन किया हुआ था। डेकोरेशन कैसे करेंगे? या तो उनके पास में जो कटिंग ग्राइंडिंग मशीन है उससे हल्का हल्का निशान बना देंगे, या फिर उसमें से ना कोई ऐसा कलर वाला से कर देंगे, उसके ऊपर कलर कर देंगे, मतलब लिया उसमें हाथ में ऐसा डिजाइन बना दिया। बाय इंसाइसिंग, आगे ना इसके अंदर इंसाइसिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए ये स्फेरिकल में, तो हमने देखो ये वाला दिख रहा है आपको, देखो ये वाला, यहाँ पर देखो, फोकस यहाँ पर करो, तो ये देखोगे कि यहाँ पर क्या है ना, ये सीधा नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे जाने के बाद में ऐसा अंदर गया हुआ, फिर यहाँ पर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा करके फिर अंदर गया, फिर ऐसा है, ये ऐसा है। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे एकदम दिख रहा आपको, ये ऐसा अंदर गया हुआ ऐसा। तो बोले ये कैसे किया इसने? या तो ग्राइंडिंग मशीन थी, उस ग्राइंडिंग मशीन में डाला, उसको खड़ा कर दिया, या फिर इनके पास में क्या था कि छोटा सा टूल था, जो मतलब ऐसा टूल रखा इसके ऊपर, ये इसके ऊपर जो तीखा नोक वाला जो रखा, और पीछे ऊपर से इसको हथौड़ी मार के इसको ऐसा बना दिया। तो इसको बोलते हैं इंसाइसिंग। मतलब या फिर नाम जैसे मान लो इसके बाद ये लिखा हुआ है नाम, तो ये तो इसने प्रिंट कर दिया। दूसरा तरीका क्या था, वो टूल लेगा, इसको ना पीछे हथौड़ी से मार के इसको पूरा सा बना देगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं इंसाइसिंग। जब आप है ना किसी टूल को क्या कर, टूल के साथ में हथौड़ी लेकर के उसके ऊपर है ना पूरा ऐसा कर करके उसके ऊपर डिजाइन बनाते, उसको बोलते हैं इंसाइसिंग। तो बोला या तो आप इंसाइसिंग से करोगे, अगर इंसाइसिंग से नहीं कर रहे हो तो दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, वो है आपका पेंटिंग वाला। कौन सा है आपका? पेंटिंग वाला, ठीक है ना। सम हैड डिजाइन, और बोला इनमें से कुछ जो ऐसे है जिनके ऊपर डिजाइन बना करके रखा हुआ है, ईच ऑन देम, बोला कि उनके ऊपर है ना खरोच करके, ईच मतलब खरोच करके, अभी जो हमने बताया था, खरोच करके डिजाइन बना करके उनके ऊपर रखा हुआ है। तो ये बताता है कि उनके काम करने का स्पेशलाइजेशन कितना है, मतलब उनको अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग आकार के, अलग अलग जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। दो पत्थर को मिला करके कर देंगे, सोने की परत चढ़ा देंगे, जैसा डिजाइन बोलोगे वैसा कर देंगे, सारा का सारा है। अब आते हैं, एक्सपेरिमेंट हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल। बोला कि आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व की जो हमने ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, उससे हमें क्या रिवील का मतलब पता चलना। रिवील का मतलब क्या होता है? पता चलना। दैट रेड कलर, बोला कि ये जो लाल कलर जो है आपका, जो पत्थर में जो लाल कलर जो आया है वो कैसा है? रेड कलर थे ऑफ कार्नेलियन। बोला कि इस कार्नेलियन का जो लाल कलर कैसा है, वॉज ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब था प्राप्त होना। कैसे? कि आपने जो पीले कलर का जो पत्थर था उसको आग में झोंका, है ना, मतलब पीले कलर वाला जो पत्थर है उसको आग के नजदीक लेके गए, उसके ऊपर है ना पूरे ऊपर है ना आग से उसको
आग में उसको तपाया, तो आग में तपाने से क्या हो गया कि उसके अंदर से लाल कलर बाहर आ गया, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो जो पीला कलर का जो पत्थर था वो आपके लाल कलर के पत्थर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट के लिए। हमारा अगला टॉपिक, मतलब अगला टॉपिक तो क्या है, एक छोड़ो, हाँ, तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ग्राइंडिंग पॉलिशिंग ड्रिलिंग completed the bead making process। तो बोला कि अभी हमने बताया था ना पिछले पॉइंट में क्या, कैसे दो अलग अलग पत्रों को जोड़ करके बनाते हैं, सारा का सारा आकार देते हैं। तो बोला इसी स्टेज में ना, जैसे मैंने बताया था कि शंख काटते हैं, उनको चूड़ीदार से पहले गोल काट ले, फिर जो बीच का हिस्सा होता है उसी को फिर बाद में काट के अलग करते हैं, फिर उसके ऊपर फूल पत्ती का डिजाइन देते हैं। ये जैसे जो फूल पत्ती बने, फूल पत्ती कैसे, मतलब ग्राइंडर चला दिया आपने, ग्राइंडर से उसकी कटिंग कर रहे हैं ऐसे, है कि नहीं। बोला उस समय पर तो मशीन नहीं थी, लाइट का इन्वेंशन ही नहीं होता, तो उनके पास में कोई मैकेनिकल प्रोसेस था जिसमें एक जो व्यक्ति उसको गोल घुमाता रहेगा, वहां पर दूसरा व्यक्ति उसमें बैठा है, उसको पकड़े से कटिंग करता रहेगा, काटता रहेगा। यही तो होगा, और क्या सर ग्राइंडिंग अब कैसे होगा, मशीन तो है नहीं, लाइट बेटा चालू हो गया हमारे आज के बाद। तो उसमें हो सकता है कि भाई एक प्रोसेस होगा जिसमें एक जो व्यक्ति वो मैकेनिकली इसको गोल गोल घुमा रहा है, तो उससे क्या होगा कि ना जब वो गोल घुमा चक्रा तो उसमें वो फिक्सन होने लग गया, तो ऐसे वो क्या करें, उसको पकड़ के काट करके ऐसे आकार देगा, ऐसा का सारा का सारा आकार देगा ना। तो जैसा भी ये वाला देखो, इसमें क्या है कि जैसे ये वाला है, हालांकि ये तो पूरा मशीन से बता है, मान लो उस समय का होगा तो क्या होगा कि ऐसा आकार देने के लिए ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे 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 करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस क्या है कि उसके ऊपर डिजाइन देने वाला। पॉलिशिंग क्या, आपने सारा काम कर दिया, काम करने के बाद उसकी जो सरफेस जो रफनेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप है ना जो जैसे ग्राइंडर उसको क्या क्या आपने उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया, जैसे वो होता है ना कि एकदम उसके फिर उसके ऊपर घुमाओगे तो क्या कपड़ा यार उसको ऊपर की रफनेस पूरी उतार देगा। रफनेस उतारने से क्या होगा कि एकदम पूरा ऊपर एकदम प्लेन हो जाएगा, एकदम पूरा ऊपर क्या ऐसा फिसलने जैसा बन जाएगा, तो पॉलिशिंग करेगा। लास्ट में ड्रिलिंग क्यों है, आपने मोती तो बना लिया लेकिन धागा कहाँ से निकालोगे, तो पूरा पता है ना। तो आपने क्या किया, ऐसा गोला सा ले लिया आपने, उसके ऊपर एक बार इसको अंदर रखते नीचे, आपने ऐसा ऐसा किया, इसको ऐसे करने से क्या होगा कि ना आपने ड्रिल किया, ड्रिल करने से उसके अंदर बीच में छेद बन गया, ऐसे छेद कर करके आपने पूरा छेद पार कर दिया। पार करने से क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा कि उसके अंदर से आप धागा निकालोगे ना। तो बोला ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग ये क्या करते हैं कि बीड मेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बोला पत्थर लिया, जोड़ा नहीं जोड़ा आपकी मर्जी थी, किया, फिर उसके बाद ड्रिल किया, पॉलिश किया, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, फाइनली आपने इसको ड्रिल करके इसको खत्म किया। तो बोला ये बीड बनाने का पूरा प्रोसेस है ड्रिलिंग सेंटर। बोला इसके अलावा हमने ये देखा हड़प्पा के समय पर ना कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए फेमस है कि वहां पर ड्रिलिंग की जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया सिर्फ इसी बात के लिए फेमस है कि वहां पर ड्रिलिंग का ही मेन काम है, बाकी दूसरा काम नहीं है। तो सभी लोग अपना काम करवा करके लास्ट में जो ड्रिलिंग वाला काम है वहां से करवाते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से काम है, अगर थोड़ी सी गलती होगी पत्थर के अंदर दरार, पूरा पत्थर टूट जाएगा, पूरी मेहनत खराब, पूरा का पूरा मुनका खराब हो जाएगा। इसलिए ना एकदम स्पेशलाइज पर्सन होने चाहिए। कैसा होता है ना कि जनरल सर्जन अलग होता है, हार्ट का वाला सर्जन अलग होता है आपके, फिर इसके वाला आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग है ना होते हैं ना हमारे पास, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलाइजेशन। उसी तरीके से ये भी थोड़ी सी गलती तो पूरा मन का टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब इतनी सारी मेहनत शून्य बराबर। तो बोला कि स्पेशलाइज लिंक सेंटर कहाँ पर खोले गए थे, एक है आपका चानूदड़ो में, दूसरा कहाँ पर आपका लोथल में है, और तीसरा है आपका अभी हमने डिस्कवर किया कि जब रिसेंटली हमने हड़प्पा धोलावीरा को जब डिस्कवर कर रहे हैं तब हमें पता चला कि धोलावीरा में कुछ ऐसी साइट्स मिली है जहाँ पर ड्रिलिंग का ही मेन काम हो रहा है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि ना हड़प्पा के समय पर जो 3 मेन सेंटर्स ऑफ द ड्रिलिंग सेंटर्स कौन कौन से थे, चानूदड़ो, लोथल और धोलावीरा। ठीक है ना। तो ये है हमारा कि आपके, चलो इससे भी एक एमसीक्यू सवाल होंगे क्या, Which of the following sites have been known for its drilling activities or drilling centers and answer the given below। बोला कि ये 4 ऑप्शन दे 1, 2, 3 और ये चौथा, उसमें क्या 3-3 के पैर बना करके दे देंगे, है कि नहीं है। तो आपको जो बेस्ट सुटेबल जो पैर मिलेगा कौन सा वाला, चानूदड़ो वाला, लोथल और धोलावीरा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, मतलब वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। या फिर क्या होगा कि इसका सिंपल सा तरीका क्या, आपके एक सवाल आ जाएगा
क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। क्या, विच, और देखो आप क्या दे देंगे, जैसे ये दे देंगे कैसे, स्पेशलाइज लिंक सेंटर हैव बीन फाउंड एट चानउदड़ो, लोथल एंड मोर रिसेंटली, फिर ना डैश डैश कर देंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर है, एक है नहीं है, ऐसा सवाल बना, फिर आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा पीछे रह गया, कि हाँ धौलावीरा, हाँ धौलावीरा ऐड कर दो। जरूरी नहीं एमसीक्यू में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाएगा। आपके एक आया ना फिल इन द ब्लैंक्स में, कहाँ से आया, टाउन प्लानिंग से है क्या, डैश इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। आंसर था उसका, डेवलपमेंट ऑफ डैश इज नोन एज द यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें ना डैश वाले में आएगा अर्बन सेंटर्स, डेवलपमेंट ऑफ नागेश्वर एंड बालाकोट। क्या बोल रहा है, नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर शेल, बोला कि स्पेशलाइज सेंटर किसके लिए, शेल ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब शंख के खरीदे जाते हैं। शेल ऑब्जेक्ट मतलब शंख होता है ना, जो मंदिर में जिसको आवाज दी जाती है जिससे, है ना, करते हैं कि नहीं, तो वो उसको बोलते हैं शंख। शेल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग बैंगल्स, देखो बैंगल्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने मथुरा या आगरा का नाम लेके बताया था कि वो शंख लाते हैं, उसको साइडों में काटते, फिर ऊपर की जो ऊपर वाली जो वो बाहर निकला होता है ना उसको तोड़ते हैं, फिर बीच वाले को एक बरोबर इक्वल में काट लेते हैं, फिर इसको बरोबर कर करके साइड में पॉलिश डिजाइन दिया, आकार दिया उसको, फिर बाद में पहनने वाली चूड़ियाँ बनाई जाती है औरतों के, औरतें चूड़ियाँ पहनती है शंखों वाली, ठीक है। लैडल्स का मतलब करची समझते हो आप लोग, जो आप अपने घरों में जो आपके जो माता बहना जो खाने बनाती हैं, उसमें जो सब्जी लेने के लिए जो आप जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं, जिसका यूज़ करते हैं ना, उसको बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि जो सब्जी वाला जो चम्मच जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं लैडल्स। तो बोला कि ना इन सारी चीज़ों से ना वो लैडल्स भी बनाते हैं। हाँ, इसके अलावा आप ये देखोगे कि ना जितने भी हमारे यहाँ पर है ना जो आवारा जो मवेशी हो जाती है जिनकी डेथ हो जाती है, या फिर जहाँ पर भी ना लीगल स्लॉटर हाउसेस हैं, वहाँ पर आप देखोगे ना उनके ना मांस काट रहे हैं, उनके बाद में जो जानवर के जो दो सिंग जो बचते हैं ऊपर वाले, इन सिंगों को पता है किस में यूज करते हैं, इन सिंगों से ना जो आपके ना कॉफ़ी के टी के मग बनाए जाते हैं, मतलब जो कॉफ़ी वाले कप बनाए जाते हैं उससे लोग कप बनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ना जो सिंग होते हैं बैलों के, उनको काट करके उनसे ना जो कंगी हैंड को जो होता है ना कि कॉम बनाने में काम आता है, कंगी बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनमें काम आते ही है, ठीक है ना। तो करची हो गया, और ऐसे एक होता है इनलेस। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि सारी चीज़ें काम आती है। तो देखो ये था हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देना, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा मेन सेंटर है, कहाँ पर ड्रिलिंग होती है, कहाँ पर शंख मिलते हैं, क्या काम कैसे बनता है, एक मन का कैसे बनता है ना। काइंडली ब्रीफ अबाउट द बीड मेकिंग प्रोसेस। तो हमने बताया ना, दो पत्थरों को कड़े का कटिंग की जाती है, फिर या फिर दो पत्थरों को जोड़ा जाता है, उसमें अलग कलर दिया जाता है, चांदी के पर चढ़ाई जाती है, सोने के पर चढ़ाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा तो इसको कंप्लीट करने के लिए ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग का काम करता है। ये क्या था कि बीड बनाने का प्रोसेस है ना। ऐसे करके हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन पूरा समझा दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी पूरा समझा है। अब ये हो गया हमारा यहाँ पर पूरा। हाँ, तो अभी ये क्या है कि हमारा सबसे आखिरी आ चुका है, मतलब हमने टॉपिक पूरा कर लिया। इसमें क्या एक छोटा सा 1 नंबर का सवाल बच जाता है जो कि इसमें फिट बैठ नहीं रहा था, तो हमने क्या किया कि उसको एक ना अलग से सवाल बना दिया। मतलब था तो इसी का पोर्शन, हमने इसको 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए क्या है, हाउ वन कैन आइडेंटिफाई क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। बोला कि कोई व्यक्ति कैसे पता करेगा कि कोई जो जगह है वो एक ना हस्तशिल्प उत्पादन की जगह है। सीधी सी बात है, देखिए आप अगर कोई सब्जी मंडी है कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे सब्जियों के अवशेष मिलेंगे, है क्या नहीं। आप कभी भी अपनी सब्जी मंडी के आसपास से निकले ना, देखना सब्जी मंडी के आसपास है वो ऐसी महक वहाँ पर आएगी। इसके अलावा जो भी ना जो सब्जियाँ होती है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके वो अवशेष होते हैं वो लीच आउट होकर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो उससे पता चलता है। दूसरी बात, जैसे कि आप देखोगे कोई एरिया इंडस्ट्रियल एरिया आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि उस इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम चल रहा है उसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके आसपास में ही डिस्पोज होता है, इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। बोला कि उसी प्रकार से पहला क्या बोला कि रॉ मटेरियल, बोला कि रॉ मटेरियल के बेस पर हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर है ना पर्टिकुलर क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर है। कैसे, बोला कि वहाँ पर वो चीज़ ही मिलेगी आपको, दूसरी चीज़ मिलेगी नहीं, ठीक है ना, तो कच्चा माल मिलेगा। अगला चीज़ क्या है, टूल्स। बिल्कुल, जो टूल्स जो होते हैं ना, मतलब औजार,
औजार से पता चल जाता है ना। देखो अगर कहीं से हमें ना करछी वगैरह ये मिल रहा तो आपको पता है कि घरेलू जगह है, लेकिन कई जगह पर हमें ना, देखो जैसे वो करछी होता है ना जो जिसको हमने बोला लैडल्स, तो अगर इक्का दुक्का मिला तो समझ में आया कि घर है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटीज में करछी मिल रही है, इसका मतलब ये वो जगह जहाँ पर करछियाँ बनाई जा रही है ना। अगर किसी जगह से 2-3 मन के मिलेंगे तो समझ में आ रहा है कि किसी घर के वहाँ के थे, किसी के वो पीछे छूट गए थे, वहाँ पर पड़े हुए अवशेष मिले। लेकिन कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे मन के मिल गए, मतलब मोती मिल गए या फिर ना जो बीड्स मिल गए, जिसकी आपने गले के अंदर हार पहनते हो, हाथों के अंदर पहनते हो, है क्या नहीं है, जैसे उस प्रकार से। तो बोला कि अगर वो बहुत सारी क्वांटिटी में मिला है, इसका मतलब वहाँ पर वो चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ बनाई कैसे जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो हैंड टूल्स है अवेलेबल, तो उन हैंड टूल्स की सहायता से बनाते हैं। जैसे हमने बताया था, अगर आपको याद हो, अभी है नहीं मेरे पास में, बाहर रख दिया मैंने, तो क्या हुआ कि हमने बताया था कि जैसे ना वो जैसे हमने बताया था उसमें डस्टर में क्या कि जैसे वो जो ग्रूव्स बना रखे थे, तो ग्रूव्स बनाने के लिए जो आपको टूल चाहिए, तो उस टूल्स की सहायता से आप उसमें ग्रूव्स बनाते हो ना, या फिर उसको जो साइडों में देखो ना कि एकदम पूरा प्रॉपर फिनिश कट है, तो उसको काटने के लिए भी आपको ना टूल चाहिए। तो उन टूल्स की सहायता से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है। अगला क्या है, अनफिनिश ऑब्जेक्ट। ये अनफिनिश ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, कोई वस्तु जो आपने बनाई लेकिन इसमें छोटा मोटा एरर हो गया, छोटी मोटी मिस्टेक हो, जिस वजह से पूरा का पूरा ये क्या हो गया, खराब हो गया, तो अभी आपके काम लेने लायक नहीं, तो उसको छोड़ दोगे ना। जैसे मान लो कि हमने पूरा पूरा मार्केट बना लिया और एक्सीडेंटली क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा था, देखो ये वाला हिस्सा टूट गया, या फिर ये वाला हिस्सा टूट गया, तो ये मार्कर काम का क्या, नहीं काम का, क्यों, पूरा रेडीमेड है, लेकिन ये वाला हिस्सा हमारा टूट गया था, तो बस यही टूट गया, तो फिर अब बचा क्या पीछे, है कि नहीं, छोटी सी मिस्टेक है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट खराब। ठीक है ना, तो ये हुआ। कई बार चीज़ें बन जाती है लेकिन छोटी मोटी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। कई बार क्या होता है, वो चीज़ बन रही होती है लेकिन उसके अंदर, जिसे हमने बताया ना, छोटा सा माइनर मिस्टेक यहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं पर भी हो जाएगा, तो उसको हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं देंगे, बोलेंगे ये तो खराब है, रिजेक्ट है, तो उसको फेंक देंगे। ठीक है, इसके अलावा रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या, आपने बना तो लिया लेकिन वो पूरा बन तो गया, लेकिन उसमें डिजाइन में कहीं पर फॉल्ट हो गया। डिजाइन में फॉल्ट है, आपको पता है ये लेने वाला कोई है नहीं, तो आप लोग साइड में डाल लो कचरे में, तो वैसा है। और वेस्ट मटेरियल का मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये आपका पेंसिल है, ठीक है। अगर मैं इसमें ना फ्लैक्स नहीं, अगर मैं रफ करना तो मैं जैसे ऐसे ब्लेड्स लेकर इसको फ्लैक्स करूँगा, लेकिन अब ये देखो कि जैसे मैं इसके अंदर डाला, मैंने इसको शॉर्प किया, शॉर्प करने पर क्या हो गया, देखो इसके अंदर ये धार आई ना, अब ये धार आ गई, तो ऐसे में क्या देखो कि इसके अंदर ये जो वेस्ट है ना इस पेंसिल का, ये जो इसकी जो लेयर्स बनी ना अपने पास में पेंसिल के वेस्ट की, तो ये हमें बताता है क्या कि यहाँ पर है ना पेंसिल को छीलने का वो सारा का सारा काम होता है। अब मैंने पेंसिल का एग्जाम्पल क्यों लिया, इसको समझो आप। आपने जैसा हमने बताया था कैसा वो शंख वाला, कि जो शंख जो होते हैं ना, शंख को लाते हैं साइडों से काटते हैं, साइडों से काटा, फिर वो एक ऊपर वाली से जो निकली होती है उसको तोड़ने का जो बीच वाला ऐसा बचता है ना, उसको क्या करते हैं ना आप, है ना उससे काटते हो, काटने के बाद जो पीछे जो बैंगल्स बचती है ना उसमें आप डिजाइन डालते हो। तो इसमें देखा ना, पहले साइड वाला काटा, फिर ऊपर वाला तोड़ा, फिर इसके बाद इसमें काटा, काटने के उसमें से पाउडर बहुत निकलेगा, फिर उसके बाद में हम ग्राइंडिंग करते हैं, उसमें डिजाइन देंगे, तब उसमें बारीक कचरा। तो ऐसा जो बारीक कचरा शंख से निकलेगा, जैसा कि इसमें से निकला था वो बारीक कचरा, उसके ऊपर की लेयर, वैसी जो ना ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, ये भी हमें बताता है, मतलब इसका जो अभी हमने पेंसिल छीला और पेंसिल छीलने पर हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल बचा, तो उससे पता चला कि यहाँ पर पेंसिल बनती है कि नहीं। उसी प्रकार से जो शंख जो था, शंख को काटने पर उसका जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर साइड में फेंक देके जो काम का नहीं था, उसने बताया कि हमें यहाँ पर चूड़ियाँ बनती है। तो ये क्या तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के सारे के सारे। ठीक है, तो ये थी हमारी इस सेशन की क्लास जो हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन पे रखी। इसको हमने 3 स्टेजेस में रखे। पहला स्टेज हमने सिर्फ और सिर्फ चानू दड़ों के बारे में बात की। दूसरा स्टेज हमने किस में रखा, जिसमें चानू दड़ों के अलावा नागेश्वर, बालाकोट, धोलावीरा, लोथल और बाकी की जगहों के बारे में बात किया कि उन पर वहाँ पर क्या काम होता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता कैसे है, बीड्स बनते कैसे हैं, सिंगल स्टोन बीड कैसे बनता है, मल्टी स्टोन बीड कैसे बनता है, उसके अंदर कलरिंग कैसे होती है, उसमें फाइनल वर्क कैसे होता है, उसके ग्रिंडिंग, ड्रिलिंग, पॉलिशिंग का काम कैसे होता है, किसने स्टेजेस में होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, बाद में सारा का सारा हमने स्टेजेस में बता रखा है आपको। ठीक है ना। तो अगर आपके 3 या 4 नंबर में क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है तो हमने उसमें सारे जितनी भी ना पॉसिबिलिटीज है सारी के सारी कवर कर ली।
और 1 नंबर का सवाल ये आता है ना कि कैसे पता करेंगे कि कोई जगह है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर है, तो बोला 1 2 3 4 और ये 5 जो चीज़ें हैं इनसे हम पता कर लेंगे कि ये है। ठीक है ना। देखिए आप, ये थी हमारी इस सेशन की क्लास जो अभी हमने कंक्लूड करी आज का वीडियो। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर आपको इसमें कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, और इसके बियॉन्ड हम आपसे बस इतना ही हेल्प चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने चित परिचित में जो क्लास 12 के बीच में इसमें पढ़ते हैं और वो इससे बेनिफिट ले सके। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, क्लिक करोगे, सीधा का सीधा वो आपको इंस्टाग्राम पर रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ पर। ठीक है ना। इसके अलावा आपकी पिछली जितनी भी क्लासें हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी के सारी सीक्वेंस में हमने क्लास बना के, कोई भी ऊपर नीचे नहीं। इसके अलावा अगर आप ही लोगों का अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो उनके लिए भी हमारी क्लासें हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग करके पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स बाकी छोटे छोटे सवालों के, बाकी पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएंगे हम सेकेंड चैप्टर से ऑनवर्ड में। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।